Recording in progress. रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोग कर रहे थे। हम लोगों ने देखा था कि इनहेलेशन क्या होती है, एक्सहेलेशन क्या होती है। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन से किस तरीके से जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, पार्शियल प्रेशर का क्या इफेक्ट है, प्रेशर ग्रेडियंट का क्या इफेक्ट है, डिफ्यूजन किस तरीके से होती है। ये हम लोगों ने फिजियोलॉजिकल वेरिएशन सब कुछ ये देख लिया। आगे हम लोगों ने अब पढ़ना है वही बातें जो हमने पहले की हैं, वही बातें हमने थोड़ी सी डिफरेंट वे के अंदर डिफरेंट वर्ड्स के साथ अब दोबारा से मैं आपको एक्सप्लेन करने लगी हूँ कि किस तरीके से जो है गैसियस एक्सचेंज होता है। आपने जो एयर इनहेल की है उसमें से ऑक्सीजन जो है वो किस तरीके से आपके ब्लड में जाती है, ब्लड से आपके सेल्स तक पहुंचती है, और सेल्स से किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पहले आपके ब्लड में एंटर होती है और फिर आपके एल्वियोलाई में दोबारा आके लंग्स के थ्रू बाहर एक्सहेल हो जाती है। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका तबादला हो रहा है बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट। इसमें ये तरीकेकार है, हम लोगों ने पहले स्टेप्स देखे थे एयरवे के, वो हम दोबारा से स्टेप्स देखते हैं एयरवे के। नोज या माउथ से एयर जा रही थी आपकी नेजोफेरेंस या ओरोफेरेंस में, वहां से आपके लरेंजियल फेरेंस में जाके ट्रकिया में गए, ट्रकिया से फिर आगे ऑनवर्ड्स आपके जो है ब्रोंकाई उसको लंग्स के अंदर ले गए, ब्रोंकाई मजीद आगे डिवाइड हो गए, ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ट्री लाइक ब्रांचेस बना लेते हैं ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो लास्ट में एंड पे जो है एयर फिल्ड सैक्स बना में कन्वर्ट हो जाते हैं विच आर एल्वुलाई। एल्वुलाई वो पॉइंट है जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, ऑक्सीजन एंटर होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर जाएगी और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाएगी। एल्वुलाई के गिर्द जो है वो ब्लड कैपिलरीज का एक जाल होता है। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है। ब्लड कैपिलरीज जो होती है उनकी ना बहुत थिन लेयर होती है, इतनी थिन लेयर होती है कि थ्रू डिफ्यूजन हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जो है वो गैसेस मूव कर जाती हैं। सबसे पहले जरा हम लोग इसमें देखते हैं कि ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, इसमें पहले मैंने आपको बताया कि इस जो सारा हम लोगों ने स्टेप वाइज देखा था पाथवे, उस स्टेप वाइज पाथवे से एल्वुलाई तक आ गया एयर। ठीक है, यहाँ देखें एल्वुलाई तक एयर आ गई। ठीक है, अब एल्वुलाई लेवल पे क्या होगा, ये ब्लड कैपिलरीज जो हैं ये एल्वुलाई के गिर्द मौजूद हैं। अब ब्लड कैपिलरीज जो एल्वुलाई के गिर्द मौजूद हैं, अब ये जो रेड है इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये जो मौजूद हैं, ये जो ब्लू सी आपको नजर आ रही हैं इनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद है। कैपिलरीज के दो एंडेड होते हैं, एक में ऑक्सीजनेटेड होता है और दूसरी साइड पे वेन्यूल्स बन जाते हैं जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये हम लोगों ने पहले ही वेस्कुलेचर में पढ़ लिया था, एनाटॉमी में ही किया था। तो ये जो एयर फील्ड डक्ट्स हैं या एल्वुलाए हैं, इनके गिर्द कैपिलरीज मौजूद हैं। तो अगर हम लोग इस चीज को इसको थोड़े को मजीद बड़ा करके देखें तो ये एक एल्वुलाए दिखाई हुई है, ये देखें, और ये उसके गिर्द ब्लड वेसल है। ठीक है, अब ये जो एल्वुलाई है इसके अंदर क्या चीज है, ऑक्सीजन ज्यादा मिकदार में मौजूद है। तो ये जो ऑक्सीजन का यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कह लें या कंसंट्रेशन कह लें यहाँ पे ज्यादा है। तो प्रेशर ग्रेडियंट के की बुनियाद पर जो है यहाँ से ऑक्सीजन जो है कहाँ पे चली जाएगी, एल्वुलाई से निकल के ब्लड कैपिलरी के अंदर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से एल्वुलाई से निकल के ऑक्सीजन कहाँ आ जाएगी, ब्लड कैपिलरीज में। और ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनके अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, वो इस ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर लेगा और फिर ब्लड जहां जहां पे सर्कुलेट करेगा ये ऑक्सीजन वहां वहां पे ब्लड के साथ जाएगी और जिस सेल के पास जाके कैपिलरी जो है इस ऑक्सीजन को उस सेल को दे देगी। वो भी हम तरीका देखते हैं। अब हमारे जो है बॉडी में डिफरेंट रिएक्शंस के बदौलत जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी कॉन्टिन्यूस बन रही है। तो जब ऑक्सीजन दी गई सेल्स को तो सेल से उसके मुतबादिल कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। ये ऑक्सीजन दी उसको और कार्बन डाइऑक्साइड उससे ले ली। अब जिस रास्ते से ऑक्सीजन आई है उस ही रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड वापस जाएगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो फ्लो है, आने का जो रास्ता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो रास्ता है वो उससे ऑपोजिट है। स्टेप सेम है बस उससे ऑपोजिट है। अब इसी चीज को हम अगर देखें तो यही चीज इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है।
सेलुलर लेवल पे जब सेल के पास ऑक्सीजन आ जाती है, ये देखें, एल्वुलाय से ब्लड में आई, ब्लड फिर जहां कहाँ पे लेके जाएगा, सेल के पास, फिर ऑक्सीजन निकल के सेल के पास आ गई, सेल ने अपने जितने भी काम थे, उसने ग्लाइकोलाइसिस करनी थी, उसने सेलुलर रेस्पिरेशन करनी थी, सारे काम सेल ने कर लिया, सेल ने अपनी सारी एक्टिविटीज सरंजाम दे दी। अब हम लोग ये देखते हैं कि व्हाट इज रेस्पिरेटरी यूनिट। वो जगह जहां पे गैशियस एक्सचेंज होती है, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी यूनिट। और वो कौन सी जगह है? एल्वुलाई। उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं, अगर हम इस डायग्राम को भी गौर से देखें तो उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। ये एल्वुलाई आएगा, ये जो फूली हुई जगह है एल्वुलर सैक आएगा। एल्वुलाई, ये देखो आगे से ये जो दो या तीन में से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये जो ये जगह होती है ये एल्वुलर डक्ट होती है, जो मजीद एल्वुलाई को आगे से आगे डिवाइड किए जा रही है। तो एल्वुलाई एज अ होल इसको एल्वुलाई कहेंगे, एल्वुलर डक्ट और एल्वुलर सैक। और ये पोर्शन जो है ये क्या कहलाएगा? रेस्पिरेटरी यूनिट। अब ये एक एल्वुलाई है। अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो हमारे जो है बोथ लंग्स के अंदर क्यूमुलेटिवली मिलियंस ऑफ एल्वुलाई मौजूद होते हैं, और इनका जो डायमीटर होता है वो बहुत छोटा सा होता है, ये मतलब 0.2 मिलीमीटर, 0.2 मिलीमीटर, बहुत माइन्यूट सी चीज है। ये इतने छोटे छोटे होते हैं एल्वुलर सैक्स। आगे इन्होंने बताया कि ये जो रेस्पिरेटरी यूनिट है इसके अंदर किस तरीके से रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, सबसे पहले जो है आपके, वही जो मैंने आपको पाथवे बताया कि आपके नोज से आपके एल्वुलाय तक ऑक्सीजन उस पाथवे से पहुंच जाएगी, इस पाथवे से एल्वुलाय तक पहुंच गई। एल्वुलाय से आगे जो है, एल्वुलाय से ऑक्सीजन जो है वो कहाँ पे जाएगी? ब्लड के अंदर। यहाँ पे कुछ स्टेप्स बता रहे हैं कि सबसे पहले पैसेज का लेयर्स कौन कौन सी है। सबसे पहले एल्वुलाय से निकलने के लिए सबसे पहले लेयर होती है वाटर सरफेक्टेंट लेयर, ये देखें। उसके बाद एल्वुलर, एल्वुलाय की अपनी एपिथेलियल लेयर होती है, ये ब्लू वन। और फिर एपिथेलिया के नीचे एक बेसमेंट लेयर होती है जो बिल्कुल ही माइन्यूट सी लेयर होती है, लेकिन वो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, बिल्कुल नीचे, बिल्कुल एंडिंग पे होती है। यहां से ऑक्सीजन सबसे पहले किससे निकलेगी? वो पहले सरफेक्टेंट लेयर को क्रॉस करेगी, देन एल्वुलर एपिथेलियल लेयर को क्रॉस करेगी, देन वो नेक्स्ट किधर को क्रॉस करेगी? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी। देन ये कहाँ से बाहर निकल गई? एल्वुलाय से बाहर निकल गई, लेकिन ये अभी कैपिलरी के अंदर नहीं एंटर हुई। ये कैपिलरी है और ये एल्वुलाय है, तो ये कैपिलरी और एल्वुलाय के दरमियान में आ जाएगी। इसको कहेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस। ये जो ऑक्सीजन है सबसे पहले ये सरफेक्टेंट लेयर को क्रॉस करके, ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो है, ये जो हमने रेस्पिरेटरी यूनिट पढ़ा है अभी ऊपर, उसकी लेयर्स के बारे में उसको मजीद जो है एक्सपैंड करके माइक्रोस्कोपिक व्यू में बता रहे हैं कि सबसे पहले जो है सरफेक्टेंट लेयर से क्रॉस करके, एपिथेलियल लेयर को क्रॉस करके, बेसमेंट लेयर को क्रॉस करके ये एल्वुलाय से निकल गई है, लेकिन अभी ये ब्लड कैपिलरी में एंटर नहीं हुई। तो ये सबसे पहले किस में आ गई? दो एल्वुलाय से निकल के ब्लड कैपिलरी और एल्वुलाय के दरमियान में आ गई, इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। उसके बाद ये कहाँ से, इंटरस्टिशियल स्पेस से फिर ये कैपिलरी के अंदर एंटर होने की कोशिश करेगी। कैपिलरी के अंदर एंटर होने के सबसे पहले कैपिलरी की बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी, फिर कैपिलरी की एंडोथेलियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी, एंड देन ये ब्लड के अंदर एंटर हो जाएगी और रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगी। फिर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है ये क्या करेगी? इसने जहां भी जाना है, जिस सेल के पास भी जाना है, उस सेल के पास जाएगी, और फिर रेड ब्लड सेल या ब्लड से निकल के, कैपिलरी से निकल के सबसे पहले कैपिलरी और सेल के दरमियान की स्पेस में जाएगी और फिर सेल के अंदर एंटर होगी। ये अभी हम आगे तरीका देखेंगे। अभी हम लोगों ने ये लेयर्स को जो है उसके तरीके से देखा है कि वो पहले कहाँ जा रही है, फिर कहाँ जा रही है, फिर कहाँ जा रही है। जिस तरीके से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर एंटर होगी, उसी तरीके से ब्लड से उन्हीं स्टेप से ऑपोजिट वे रूट के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दोबारा से एल्वुलाई के अंदर एंटर हो जाएगी। तो एक चीज उसने ब्लड को दी, वो क्या थी? ऑक्सीजन। और एक चीज जो उसने ब्लड से ली वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो मेम्ब्रेन लेयर्स होती हैं ये बहुत थिन होती हैं, इनकी थिकनेस कुछ जगहों पे ऊपर कम से कम 0.2 माइक्रोमीटर तक है, और एवरेज जो है 0.6 माइक्रोमीटर तक इनकी थिकनेस जो है, एवरेज वैल्यू लें तो इतनी होती है। ये आपने जो वैल्यूज होती है ना, ये इसको एमसीक्यूज के हवाले से भी याद कर लिया करें।
अब सेम इन्होंने इस डायग्राम के अंदर देखें, ये एल्वुलाय है, एल्वुलाय के साथ ये ब्लड कैपिलरी है। एल्वुलाय के अंदर से ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरी के अंदर चली गई और ब्लड के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाय के अंदर आ गई। सेम ये जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे मेम्ब्रेन में देखा है, ये इस डायग्राम में भी शो कर रहे हैं कि एल्वुलाय से जो है क्रॉस करके सबसे पहले ये उसकी सरफेक्टेंट लेयर, उसके बाद फिर उसकी एपिथेलियल लेयर, देन लास्ट में उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कैपिलरी और एल्वुलाय के दरमियान में इंटरस्टिशियल स्पेस में आएगी। देन वो कैपिलरी की बेसमेंट मेम्ब्रेन और कैपिलरी की एपिथेलियल लेयर को क्रॉस करके फिर रेड ब्लड सेल के साथ आके बाइंड कर लेगी। ये बात समझ आई है? इसमें ज्यादा इजी वे में इन्होंने बताया है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लंग से एल्वुलाय तक की ट्रांसपोर्ट, एल्वुलाय से आगे ब्लड में किस तरह से जा रही है, और ब्लड से आगे नेक्स्ट डायग्राम के अंदर मैंने आप लोगों को ये दिखाया था कि ब्लड से, ये ब्लड से फिर सेल में कैसे जा रही है, सेल है, ब्लड से निकल के सेलुलर लेवल तक किस तरीके से जा रही है। ये डायग्राम भी आपका ब्लड कैपिलरी से सेलुलर लेवल तक ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट का बता रहा है। इसके स्टेप्स भी हैं तीन, के कहाँ से निकल के, पहले ब्लड से निकल के ब्लड और सेल के दरमियान में आएगी और फिर वहां से सेल के अंदर एंटर होगी। इसके भी स्टेप्स हैं, वो हम आगे पढ़ते हैं डिफ्यूजन के स्टेप्स में। तो अगर आपको ये रेस्पिरेटरी यूनिट का क्वेश्चन आता है, आपने डायग्राम भी बनानी है, आपने लेबलिंग भी करनी है, आपने ये जो वैल्यूज हैं ये आपने एमसीक्यूज के हवाले से, ये देखिए ये 0.2 मिलीमीटर, अब आपने यूनिट का ध्यान रखना है। इसमें मिलीमीटर में वैल्यू है, इसमें माइक्रोमीटर में वैल्यू है, मिक्स नहीं करना। ये वाली डायग्राम भी आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए जिसमें आपने ये सारी लेयर्स को, ये जो जितनी ये लेयर्स हैं सबको इन्होंने लेबल करके बताया है। तो ये तरतीब अगर आप सेम रखेंगे ना तो आपको मूवमेंट का पता चलेगा कि पहले कौन सी चीज क्रॉस हो रही है, देन कौन सी चीज क्रॉस हो रही है, देन कौन सी चीज क्रॉस हो रही है, फिर कहाँ पे जा रही है, उससे आगे कहाँ जाएगी, फिर उससे आगे कहाँ जाएगी। ठीक है। अब जो है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो कह रहे हैं तीन स्टेप हैं। सबसे पहले एल्विलाय से ब्लड में जाएगा ऑक्सीजन, फिर ब्लड की कैपिलरी से इंटरस्टिशियल स्पेस में जाएगा, और फिर इंटरस्टिशियल स्पेस से वो सेल के अंदर एंटर हो जाएगा। मतलब अभी इन्होंने जो मैंने आपको बताया कि एल्विलाय से ब्लड में जाएगा, ब्लड से फिर निकलकर, कैपिलरी से निकलकर सेल और कैपिलरी के दरमियान में जो इंटरस्टिशियल स्पेस है उसके अंदर ऑक्सीजन जाएगी, एंड देन वो बॉडी के सेल के अंदर एंटर हो जाएगी। इस डायग्राम से इसको समझें, या इसको इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि एल्वुलाय से ब्लड में ऑक्सीजन आ गई, ब्लड में ऑक्सीजन आने के बाद ब्लड जहां पे उसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन से लेके जाएगा एक सेल के पास जहां जिसको ऑक्सीजन चाहिए, तो ब्लड से ऑक्सीजन निकल के सबसे पहले दरमियान में आएगी, इंटरस्टिशियल स्पेस में आएगी, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएगी, और फिर वहां से वो सेल के अंदर एंटर हो जाएगी। अब एल्वुलाय से ब्लड में आना और ब्लड से सेल में जाना, ये कैसे पॉसिबल होता है? ये पॉसिबल होता है प्रेशर ग्रेडियंट पे, या इसको हम दूसरे वर्ड में कह सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। ठीक है, एक जगह पे कम होता है, एक जगह पे ज्यादा होता है। ठीक है, ज्यादा से कम की तरफ जाता है ताकि इक्वल हो जाए, फिर अगली जगह पे ज्यादा होगा, उससे अगली जगह पे कम होगा तो ज्यादा से कम की तरफ पे मूव करेगा ताकि वो दूसरी जगह पे इक्वल हो जाए। फिर तीसरी जगह पे मूव करना है तो यहाँ पे कम होगा, दूसरी जगह पे ज्यादा होगा बाहर, फिर वहां से अंदर की तरफ मूव करेगा कि वहां दोनों जगह पे बराबर हो जाए। ठीक है, ये जो पार्शियल प्रेशर होता है ना, ये इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, 2 to 3 वैल्यूज का डिफरेंस होता है, लेकिन इस वैल्यू के ऊपर भी देखें ट्रांसपोर्ट होती है। इसमें पहले अगर हम लोग ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट देखें तो सबसे पहले एल्वुलाय से ब्लड के अंदर जब ऑक्सीजन डिफ्यूज हो रही है तो एल्वुलाय के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है वो 104 है, और जो ब्लड है उसके अंदर पार्शियल प्रेशर 40 है, 40 मिलीमीटर है, तो 104 से 40 की तरफ ऑक्सीजन मूव करेगी, क्योंकि उधर कम है हमेशा। जो डिफ्यूजन होती है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होती है। तो हायर कंसंट्रेशन किधर है? एल्वुलाय में। लोअर कंसंट्रेशन किधर है? ब्लड कैपिलरीज में। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, तो 104 से 40 की तरफ मूव करेगा। अब ये देखें टोटल डिफरेंस कितना है इनके अंदर पार्शियल प्रेशर का, 104 के अंदर से 40 के अंदर जा रहे हैं, 64 मिलीमीटर का ऑफ मरकरी का इसके अंदर पार्शियल प्रेशर डिफरेंस है। ये यूनिट यूनिट भी देखिएगा, पार्शियल प्रेशर को मिलीमीटर ऑफ मरकरी से जो है ये यूनिट यूज करते हैं। अब ये पहुंच गया ब्लड में, अब ये उस सेल के पास चला गया जिस सेल को इसकी जरूरत है।
अब सेल के पास जाने के लिए सबसे पहले इसको ब्लड से बाहर निकलना है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड या इंटरस्टिशियल स्पेस में जाना है। जब तक ये ब्लड जो है, ये ऑक्सीजन जो है पहुंचेगी उधर, कैपिलरीज में होगी, इसका प्रेशर होगा 95। इसका प्रेशर क्या होगा? 95। इंटरस्टिशियल फ्लूइड का क्या प्रेशर होता है? ऑक्सीजन का 40। अब 95 किधर है? कैपिलरीज के अंदर। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कितना है? 40। ऑक्सीजन ज्यादा से कम की तरफ जाएगी, इसका मतलब है ब्लड कैपिलरी से निकल के इंटरस्टिशियल फ्लूइड की तरफ चली जाएगी। अब इसका डिफरेंस देखें, काफी ज्यादा डिफरेंस है। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है? 40। और आपके सेल के अंदर, सेल के गिर्द है ना इंटरस्टिशियल फ्लूइड, सेल के अंदर प्रेशर क्या है? 23। तो अब ये ऑक्सीजन जो कि ब्लड कैपिलरी से निकलकर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में गई थी, वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से निकल के सेल के अंदर चली जाएगी, क्योंकि सेल के अंदर और भी कम पार्शियल प्रेशर है। तो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो किया, तो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड से सेल के अंदर एंटर हो गई। दिस इज द मैकेनिज्म, दीज आर द स्टेप्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्व्यूलाई टू सेल। एल्व्यूलाई तक कैसे पहुंचती है ऑक्सीजन? सांस लेकर आप इनहेल कर रहे हो, आपकी ऑक्सीजन नोज से जाए आपके एल्व्यूलाई तक चली जाएगी। एल्वुलाय से आपके सेल तक कैसे पहुंचती है? ये तरीका लिखा हुआ है। ये मैं आपको सिंपल डायग्राम में जो है इधर से दिखाऊं कि एल्वुलाय से ब्लड में आई। ठीक है, एल्वुलाय का क्या पार्शियल प्रेशर था? एल्वुलाय का पार्शियल प्रेशर से यहां से ज्यादा था, ब्लड में कम था, एल्वुलाय से ब्लड में आ गई। ठीक है, एल्वुलाय में पार्शियल प्रेशर ज्यादा से कम में आ गई। फिर ये ब्लड जो है जब सेलुलर लेवल पे जाएगा, तो ब्लड ये सेलुलर लेवल पे आएगा, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कम है, ये सेल और ब्लड कैपिलरी के दरमियान में इधर कम है, इधर आ जाएगी। फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड से दोबारा से किधर एंटर हो जाएगी? सेल में, क्योंकि सेल में इंटरस्टिशियल फ्लूइड से भी कम पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का। अब हम लोग अगर कार्बन डाइऑक्साइड का देखें, तो कार्बन डाइऑक्साइड किधर थी? कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले तो सेल में थी, अब उसने ऑपोजिट चलना है। ऑक्सीजन कहाँ तक गई? सेल तक। कार्बन डाइऑक्साइड का ऑपोजिट रूट है, वो सेल से सबसे पहले आएगी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। ठीक है, इसका जो डिफरेंस है ना वो सिर्फ 1 मिलीमीटर का होता है, ऑफ मरकरी का है। विद इन द सेल जो है वो 46 है, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर 45 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। वन का यूनिट का डिफरेंस है, लेकिन सेल से इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी। सेल के अंदर कितनी है कार्बन डाइऑक्साइड? 46। सेल के बाहर कितनी है? 45 इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। तो कार्बन डाइऑक्साइड सेल से निकल के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ गई। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड से उसने किस में आना है? ब्लड कैपिलरी के अंदर। जिस तरीके से ऑक्सीजन जा रही थी उससे ऑपोजिट तरीका है, ऑक्सीजन अंदर जा रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड ने बाहर निकलना है। सेल से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से अब वो कैपिलरी में आएगी। तो अब देखें उसका डिफरेंस क्या होता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में 45 था, कैपिलरी में इसका 40 है। तो ज्यादा से कम की तरफ सिर्फ 5 का डिफरेंस है, कैपिलरी में आ गई। अब कैपिलरी में आएगी तो फिर कैपिलरीज के अंदर इसका क्या था? पल्मोनरी ब्लड जो है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन पल्मोनरी ब्लड इज 45। यहाँ पे 45 है, और एल्वुलाई के अंदर उसका कितना है? 40। तो कैपिलरी से अब वो एल्वुलाई के अंदर एंटर हो जाएगी। तो जिस रास्ते से ऑक्सीजन गई है उसी रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके वापस आएगी। ऑक्सीजन एल्वुलाई से ब्लड, ब्लड से इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से सेल। कार्बन डाइऑक्साइड सेल से इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ब्लड कैपिलरी, और ब्लड कैपिलरी से एल्वुलाई। एक सीधा रास्ता फॉरवर्ड जा रहा है ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड बैकवर्ड आ रही है। स्टेप सेम है। पार्शियल प्रेशर डिफरेंस आप लोगों ने साथ साथ देख लेना है, वो इंपॉर्टेंट है। अब वो कौन सी चीजें हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट हम पढ़ने लगे हैं चीज के, फैक्टर्स अफेक्टिंग गैस डिफ्यूजन थ्रू रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। वो कौन सी चीजें हैं जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक जगह से दूसरी जगह डिफ्यूजन को कम या ज्यादा करती हैं? सबसे पहली चीज है थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। जो हमने रेस्पिरेटरी यूनिट पढ़ा था, उसकी अगर थिकनेस ज्यादा हो जाएगी तो डिफ्यूजन कम हो जाती है। इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल इफेक्ट है। अगर थिकनेस ज्यादा हो जाएगी तो डिफ्यूजन कम हो जाएगी, डिफ्यूजन होने में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होने में मसला होगा। अगर सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा
तो डिफ्यूजन भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा जगह मिल जाएगी गैसेस को आपस में एक्सचेंज होने की। तो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इफेक्ट है। एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा। अगर सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो डिफ्यूजन भी बढ़ जाएगी। अगर नेक्स्ट है डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ गैस, इसका भी डायरेक्ट इफेक्ट है। डिफ्यूजन कोफिशिएंट जो है अगर वो इंक्रीज करेगा तो आपकी एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो कि किधर हो रही है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो एक्सचेंज हो रही है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि एक चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी भी इंक्रीज हो जाएगी। प्रेशर डिफरेंस, जितना प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है उतनी ज्यादा अच्छी डिफ्यूजन होगी। तो इसका भी डायरेक्ट इफेक्ट है कि अगर प्रेशर डिफरेंस, एक जगह का प्रेशर और दूसरी जगह का प्रेशर के अंदर डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो डिफ्यूजन उतनी ही ज्यादा होगी। इसका भी डायरेक्ट इफेक्ट है। अब आपको अगर जो है ये क्वेश्चन आता है तो आपको इतनी डिटेल लिखने की जरूरत नहीं, आपने जो है उसका इफेक्ट बताना है कि इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इफेक्ट है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल इफेक्ट है। एक लाइन में पहले बताएं कि थिकनेस किस चीज को कह रहे हैं, देन इफेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं। मैक्सिमम 2 to 2.5 लाइन आपने हर हेडिंग के नीचे लिखनी है। ये 6 6 7 7 लाइन आपने नहीं करनी। डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपने 7 डायग्राम्स मस्त बनानी है। मैंने आप लोगों को काफी डायग्राम्स जो हैं वो शो करवाई हैं। कोई भी आप डायग्राम एक्सचेंज ऑफ, जैसे ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस की डायग्राम बड़ी अच्छी है। उसके अलावा ये फ्लो की डायग्राम बड़ी अच्छी है जिससे आप एयर फ्लो बताएंगे। उसके अलावा ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सेलुलर लेवल पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस की डायग्राम ये अच्छी है। एक ये भी अच्छी है जिसमें सबसे पहले बता रहे हैं कि हवा से, एयर से एल्विलाय, एल्विलाय से ब्लड, ब्लड से सेल, तीनों स्टेप्स इसी के अंदर हैं। अब इन दो डायग्राम्स के अंदर तो इसमें सेलुलर लेवल नहीं बताया, इसमें बस एल्विलाय से ब्लड तक बताया है। सेलुलर लेवल के लिए मैंने ये डायग्राम आपको दिखाई थी, लेकिन इस डायग्राम के अंदर देखें तीनों स्टेप्स हैं कि एयर जो है वो एल्विलाय में आई, एल्विलाय से ब्लड में गई, ब्लड से थर्ड स्टेप क्या है, सेलुलर लेवल तक कैसे पहुंच गई। तो एल्वुलाई में गैस एक्सचेंज और कैपिलरी में गैस एक्सचेंज दोनों इन्होंने इस डायग्राम के अंदर एक्सप्लेन किया है। डायग्राम आप लोगों ने मस्त बनानी है। उसके अलावा जो है ये बड़ी जो है ना अच्छी डायग्राम है, ये अगर आप लोग बना लेना, आपको इसमें ये जो चीज़ है आपकी बुक में जो है ना, ये डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डायग्राम से शो करना है। ये देखें रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की ये डायग्राम बड़ी अच्छी है, ये आपने ज़रूर लेबलिंग के साथ बतानी है। और रेस्पिरेटरी यूनिट जो है उसकी ये डायग्राम ये भी आपने मस्त बतानी है।